नमस्ते। मैं जी, डॉक्टर वर्षा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा सिंह फेसबुक के काव्य वृष्टि पटल पर अपने 3 मेहमानों के साथ सभी दर्शकों का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का विषय है बाल साहित्य पर परिचर्चा। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं इन पंक्तियों से करना चाहूंगी। प्रेरक मन भावन पुस्तक का प्रेरक मन भावन पुस्तक का बच्चों को उपहार मिले, गीत क्या कहानी की बगिया में बचपन फिर उन्मुक्त खिले, बचपन बहुत फिर सुंदर। उन्मुक्त खिले। और बचपन में हम सभी ने अपनी दादी, नानी और मम्मी से कहानियां सुनी हैं। कभी उनकी कहानियां हमें परियों के देश में ले जाती थी, तो कभी जीवन की सच्चाई और यथार्थ वाली बातें वो हमको बताती थी। और भारत में बाल साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों के मानसिक पटल पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। बाल साहित्य बाल पाठकों के लिए जितना मनोरंजन करता है, उससे ज्यादा उनका सृजनात्मक विकास करता है, सच्चाइयों से परिचित कराता है। एक ऐसा साहित्य जिसकी कहानियां और कविताएं पढ़कर बच्चे बड़े होते हैं और ताउम्र उनके मन पर इन कविताओं और कहानियों का असर रहता है। भारत में बाल साहित्य बहुत ज्यादा समृद्ध नहीं माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ सूरदास जी को बाल साहित्य का आदि गुरु माना गया है। और भारतेंदु युग में शिव प्रसाद सितारे हिंद जी को बाल कहानियों के सूत्रपात का श्रेय दिया जाता है। और हम सभी जानते हैं कि हम सब राम नरेश त्रिपाठी, सुभद्रा कुमारी चौहान और और प्रेमचंद जी की कहानियां पढ़कर बड़े हुए हैं। उन्होंने कहानियों को एक नया आयाम दिया है। और स्वतंत्रता के बाद कहानियां बहुत ज्यादा इसका बाल साहित्य का स्वर्णिम काल माना गया है, जिसमें हमारे साथ मैं बताना चाहूंगी दिविक रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बाल साहित्य के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। और मैं सर आपका बहुत बहुत पटल पर अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और बाल कविताओं में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्री प्रसाद दामोदर अग्रवाल जी जैसे कवियों ने बाल कविताओं के जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इन्हीं विषयों पर, ये तो मैंने आपको भारत में बाल साहित्य का एक छोटा सा परिचय दिया है। इन्हीं मुद्दों पर बाल साहित्य विषय पर परिचर्चा के लिए आज हमारे साथ 3 मेहमान इस पटल पर उपस्थित हैं। उन तीनों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। दिल्ली से हमारे साथ श्री नरेंद्र सिंह निहार जी जुड़े हैं, जो कि दिल्ली में अध्यापक हैं। 300 से ज्यादा मंचों का संचालन कर चुके हैं। इनकी 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, 15 से ज्यादा पोस्टर प्रकाशित हो चुके हैं। और आपको हिंदी साहित्य अकादमी, संस्कृत साहित्य अकादमी से सम्मानित किया जा चुका है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि इतने बड़े हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर आज हमारे पटल पर बैठे हुए हैं। एक बात और बताना चाहूंगी, नरेंद्र सिंह निहार जी दादरी में हुए एक कवि सम्मेलन में, जो कि 101 घंटे चला था, उसका हिस्सा रह चुके हैं। और यह कवि सम्मेलन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुरक्षित है और शामिल है। तो नरेंद्र जी, इस पटल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आपको मैं दयाना और तिथि का परिचय देने से पहले बताना चाहती हूँ, इस पटल की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे साथ धीरज ग्रोवर जी उपस्थित हैं। धीरज जी, आपका मैं हृदय से अभिनंदन और वंदन करती हूँ। और दिविक रमेश जी तो मुझे लगता है कि लगातार जुड़े हुए हमारे साथ हैं और इतने बड़े हस्ताक्षर हमारे मंच पर पटल पर लिख रहे हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है। वैश्विक हिंदी साहित्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रमोद चौहान, नमस्ते, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हल्द्वार बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णिमा उमेश, अमित सिंह जी नमस्कार, आपको बहुत बहुत। नरेंद्र जी, आपको भी नमस्ते बोल रहे हैं अमित सिंह जी। ठीक है, जी, नमस्ते, तो हम नमस्ते। पुनः अपने पटल पर लौटते हैं। हमारे साथ दयाना ग्रोवर नोएडा से जुड़ी हैं, जो कि कक्षा 7 की छात्रा हैं। बचपन से ही गीत, कहानी और कविताएं लिखती हैं
और दयाना की उपलब्धि सबसे बड़ी यह है कि इनकी कई कविताएं और कहानियां विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः अभिनव बालमन, बचपन भारत भास्कर, बाल किलकारी, साइकिल, समाज्ञा और दैनिक ट्रिब्यून में प्रकाशित हो चुकी हैं। दयाना, इस पटल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कि आज एक नन्ही कलमकारा हमारे मंच से जुड़ी है। चलिएगा, अब आते हैं अपनी दूसरी कलमकारा के, एक नन्ही कलम के पास आते हैं, तिथि गर्ग, जो कि मुंबई से हैं। कक्षा 9 की छात्रा हैं। ये भी बचपन से ही कविताएं और कहानी लिखती हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में इनकी भी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं और तिथि कविताएं लिखने के साथ शास्त्रीय नृत्य, कथक भी सीख रही हैं और अपने विद्यालय में होने वाली सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। आज मंच हमारा गौरवान्वित है अपने इतने तीनों अच्छे कवियों को और अच्छे साहित्यकार को पाकर। तो ठीक है, सबसे पहले दयाना हम आपसे शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप इस पटल पर एक अपनी रचना हम हमारे दर्शकों को सुना दें, फिर हम जो हमारे नरेंद्र जी हैं उनके पास आते हैं। दयाना, आपका स्वागत है। जी, इस कविता का शीर्षक है ओरे गीली बारिश रुंझुन। स्वागत है आपका। दुखी हुए हम बच्चे सारे, घर में कैद हुए हम सारे, खेल सभी गुमसुम बैठे हैं, रास्ता देख देख कर हारे। ओरे गीली बारिश रुंझुन, आ सवाल मेरा भी तू सुन, क्यों न आई छुट्टियों में तू, आई हो क्यों जब स्कूल शुरू। भीग नहीं सकते हैं हम तो, माँ भी डांट लगाती है ना, पड़ जाओगे बीमार हबी, कहकर घर लाती है ना। ओरे गीली गीली बारिश रुंझुन, अब थोड़ा बच्चों की भी सुन, आओ लेकिन छुट्टी में तुम, भीगेंगे तब मस्ती से हम। धन्यवाद। बहुत सुंदर दयाना, आपने कविता हमारे सामने पढ़ी। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके मन में कहाँ से जागृत हुआ कि मुझे कविताएं लिखनी चाहिए? मुझे प्रेरणा मेरे नाना जी से मिली है। वह बचपन से ही मुझे अपनी कविताएं और कहानियां सुनाते आए हैं, तो मैं उसी को देख देख कर लिखना शुरू किया है। और ये बहुत अच्छी बात है और मुझे लगता है आपके नाना जी मंच से भी जुड़े हुए हैं। दिविक रमेश अग्रवाल जी आपके नाना जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और अब मैं नरेंद्र जी, मैं आपके पास सीधे आती हूँ और आपसे आपसे मेरा प्रश्न यही है कि आप बाल साहित्य में बहुत ज्यादा रचनाएं आप लिखते हैं और मैंने देखा है कि आपकी रचनाएं दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जितने भी सम्मानित, पंजाब केसरी, जितने भी सम्मानित समाचार पत्र हैं, मैंने स्वयं आपकी कहानियां और कविताएं उन समाचार पत्रों में पढ़ी हैं, आपकी पुस्तकें पढ़ी हैं बाल साहित्य पर। आपको बाल साहित्य में रुचि कैसे उत्पन्न हुई, पहले तो हमें ये बताइएगा। आपका माइक अनम्यूट कीजिएगा नरेंद्र जी। जी, वर्षा जी आपको नमस्कार और दोनों प्यारी बेटियों को भी मेरा नमस्कार। इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर दिविक रमेश साहब का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और जितने भी साथी, जितने भी बाल साहित्य के प्रेमी, बाल कविताओं के अनुरागी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं नरेंद्र सिंह निहार उन सभी को बारंबार प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। वर्षा जी, आपने पूछा कि बाल साहित्य लिखने की बात कहां से शुरू हुई, तो बहुत ही रोचक प्रश्न आपने मुझसे किया है। देखिए, जहां तक साहित्य सृजन की बात है, तो मैं जब 11वीं 12वीं कक्षा में पढ़ता था तभी से बाल लिख रहा हूं, लेकिन बाल साहित्य मैंने तब लिखना शुरू किया जब मेरे घर में बच्चे आए। अच्छा। और वो इस तरह से शुरू हुआ कि मेरा बेटा 2001 में पैदा हुआ और जब वो रोने लग जाता था, उसको छुपाने के लिए मैंने एक दो हास्य कविताओं की रचना की। अरे क्या बात है, क्या बात है। एक कविता लिखी थी मैंने, मोटू जी। हाँ जी। तो वो कविता जब मेरा बेटा रोता था तो मैं उसको सुना सुना के हंसाता था। ओके। तो बच्चों के घर में आने से जब मेरे आंगन में गुंजी किलकारी, क्या बात है। तब मैंने खिला दी बाल साहित्य की फुलवारी। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और यदि आप चाहेंगे तो मैं मोटू जी कविता जो मैंने लिखी थी बच्चों वाली, वो आपको इस कार्यक्रम में सुना भी देता हूँ।
बिल्कुल, वो तो मैं आपसे सुनूँगी ही, लेकिन उससे पहले उसी से संबंधित एक प्रश्न मैं आपसे पूछूँगी कि बाल जी साहित्य लिखते हुए क्या आप बालक बन जाते हैं? आपके मन में अच्छा, मैं ये प्रश्न आपसे नरेंद्र जी इसलिए पूछ रही हूँ ताकि जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हैं, वो बाल साहित्य लिखना हो, तो उनके लेखन की भी एक शुरुआत हो सकती है कि जब आप बाल जी साहित्य लिखते हैं, तो आप एक बालक बन के लिखते हैं या आपके मन मस्तिष्क में उस समय चलता है? कुछ इस विषय पर प्रकाश डालिएगा। देखिए, जैसे आपने कार्यक्रम के शुरू में कहा कि बाल साहित्य लेखन एक कठिन कार्य है। इसके लिए हमें अपने अंदर के बच्चे को, अपने अंदर के बचपन को जगाना होता है। निश्चित रूप से आज हम अपने जीवन के दूसरे फेज में चल रहे हैं, उत्तरार्ध वाली पारी है, लेकिन दिल तो बच्चा है जी। आसपास में घूमते खेलते बच्चे, क्योंकि मैं शिक्षण व्यवसाय से जुड़ा हूं और बच्चों से हर दिन का मिलना जुलना है, तो ये सब चीजें रहती हैं। और बच्चे जो हैं वो भगवान का रूप कहे जाते हैं। जी, बिल्कुल। निश्चल निश्चल हैं, और इनके चेहरे पर जो तैरती मुस्कान है उसमें बड़ी उदात्तता है। और क्या वहीं बात है! से और वहीं से नए नए भावों का जन्म होता है। बच्चे संसार को किस दृष्टि से देखते हैं, क्या पसंद करते हैं, ये सब जब मैं सोचता हूं तो लगता है वर्षा जी कि मैं भी एक छोटा सा बालक हो जाता हूं और बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, पसंद बिल्कुल। मेरी पसंद की कविताएं निकलना शुरू हो जाती। बिल्कुल, जी मैंने आपकी रचनाएँ पढ़ी हैं, बहुत सुंदर अपनी रचनाएँ पढ़ते हैं। आपकी रचना सुनने से पहले मैं तिथि की रचना सुनना चाहूँगी। क्या कहते हैं नरेंद्र जी, तिथि को बुलाया जाए? हाँ, बिल्कुल बुलाया जाए। तिथि, मंच पर आपका स्वागत करते हैं। हम चाहते हैं कि आपने जो भी रचनाएँ लिखी हैं, उनमें से एक हमारे सामने प्रस्तुत कीजिएगा। तिथि, आपका स्वागत है। नमस्कार। कहानी सुनाना चाहती हूँ। स्वागत किताब है। ही जीवन है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। कानपुर नाम के शहर में एक स्त्री रहती थी। नाम कल्पना था। पहले महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, किंतु यह स्त्री पूरी दुनिया से लड़ी तथा इसने कॉलेज की डिग्री प्राप्त की। उसी शहर में माता पिता और एक पुत्री का परिवार था। लड़की का नाम आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। परी था। अब आप सोच रहे होंगे कि परी नाम है तो था। परी बहुत सुंदर रहता था। उसने दे पाए क्योंकि वह बहुत अमीर परिवार से थी। वह धन की कमी नहीं थी, इसलिए वह किसी चीज को की कदर नहीं करती थी। अब जो घटना सुनाने जा रही हूँ वह उस ही कानपुर वाली साहसी महिला द्वारा परी के जीवन को बदलने की घटना है। उन दिनों कानपुर में बहुत विद्यालय नहीं थे। परी के माता पिता ने उसे पास ही के विद्यालय में, जिससे यदि वे घर पर ना रहे तो परी खुद ही घर जाए। परी तो वह छूती भी नहीं थी। घर के सभी लोगों ने उसे समझाया, किंतु वह नहीं समझती। एक बार परी उपवन में घूम रही थी, तभी वहां उसे कल्पना जी मिली। कल्पना जी ने परी को घूमते हुआ देख पूछा, बेटी तुम इधर कैसे? इस समय तो तुम्हारा विद्यालय होना चाहिए। परी ने जवाब दिया, जी हाँ, अभी मेरा विद्यालय है, किंतु जिन किताबों से हमें पढ़ाया जाता है मुझे वे पसंद नहीं। कल्पना जी यह सुनकर अचंभित रह गई। उन्होंने अपनी हाथ की लिखी चौथी कक्षा की किताब परी को पढ़ने के लिए दी, जो परी ने सरलता से पढ़कर सुना दी। कल्पना जी समझ गई कि परी प्रतिभाशाली है। उसके माता पिता के पास वे लेकर गई। के माता पिता परी को एक किताब पढ़ देख चौंक गए तथा यह जानकर
कि वह चौथी कक्षा की किताब आसानी से पढ़ पा रही है, खुश हुए और कल्पना उन्होंने सब बताया। घटना सुनकर वे अचंभित रह गए कि परी और पढ़ाई। अब परी को कोई भी देखता तो उसे कोई नई कहानी पढ़ता हुआ देखता। परी 5वीं कक्षा पास कर चुकी थी। यह स्पष्ट हो गया था कि परी मूर्ख नहीं थी। अपनी थोड़ी सी कोशिश से वह स्कूल की किताबों के साथ दुनिया भर में लिखी किताबों को भी पढ़ सकती थी। वह अब हर चीज की कद्र करने लगी थी तथा कहानियों व किताबों से जानकारी और सीख पाकर उसका जीवन सुखमय बन गया। उसे क्या जैसे बात। कुछ भी पाना हो तो सिर्फ अपनी सखी किताबों के पास जाती। उसके जीवन का एक ही वाक्य था, किताबें ही जीवन। हमें यह कहानी से सीख प्राप्त होती है कि किताबों एक बुरे से बुरे व्यक्ति को अच्छाई का पथ दिखा सकती है। वे आपका जीवन परिवर्तित व उज्ज्वलित कर सकती है। अगर सही बात। आपका कोई मित्र न हो तो आपकी सखी बन आपके साथ रहेंगी। इसलिए अपनी में किताबों का महत्व कम ना होने दें। क्या बात है, धन्यवाद। बहुत सुंदर बेटे। बहुत सुंदर। और नरेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये तिथि की स्वरचित रचना है और हमारा उद्देश्य दयाना को और तिथि को इस कार्यक्रम में लाने का यही है कि इन दोनों बच्चों को देखकर हमारे जो दर्शक गण बैठे हैं उनके बच्चों को या जो बच्चे देख रहे हैं उनको भी अपनी रचनाएं स्वयं लिखने की प्रेरणा मिले। अगर एक बच्चा भी इस कार्यक्रम को देखकर रचनाएं लिखता है, कविता लिखता है या अपने मन के उद्गार लिखता है तो हमारा यह कार्यक्रम वहां पर आकर सफल हो जाता है। और नरेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज हमारे पास दर्शक बहुत ज्यादा श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल शुक्ला मुंबई से जुड़े हुए हैं, प्रमोद चौहान बिजनौर हल्दौर से जुड़े हुए हैं, राम रतन यादव खटीमा से जुड़े हुए हैं, अमित सिंह मुंबई से जुड़े हुए हैं और आरती सैया मुंबई से जुड़ी हुई हैं, खेमेंद्र सिंह शानदार प्रस्तुति आदरणीय भाई नरेंद्र जी लिखते हैं, अर्चना सिंह दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ सभी दर्शकों का मैं हार्दिक दिविक रमेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनी राज पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रीना पंत जी। रीना पंत जी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, ये खुद बाल कथा बाल साहित्य को प्रोत्साहित करने के लिए मुंबई में बहुत कार्य कर रही हैं और तिथि कथा समय का ही हिस्सा है। रीना पंत की छात्रा है तिथि। और रीना पंत जी, इस पटल पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। संदीप राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका भी नंदन और वंदन और अभिनंदन करती हूँ। चलेगा, कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। नरेंद्र जी, आप हमको एक कविता सुना रहे थे, कविता सुनाइएगा, तब मैं आपके लिए अगला प्रश्न तैयार रखती हूँ। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद वर्षा जी। देखिए, हिंदी की गूंज परिवार के बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। हमारे संरक्षक ग्रीशन जोशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर पूर्णिमा उमेश जुड़ी हैं, खेमेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हैं और हमारे 2-3 विद्यार्थी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। मैं उन सबका भी बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारी 2 प्यारी सी बिटियां इस कार्यक्रम में लाइव हमारे साथ हैं। वर्षा जी, देखिए, एक कविता है, क्योंकि मेरे साथ 2-3 लोग हैं, अब बड़े हैं, ये दोनों हमारे बच्चे हैं। एक सुबह मैं घूम रहा था अपने घर की छत पर। स्वागत है। एक सुबह मैं घूम रहा था अपने घर की छत पर, उड़ते उड़ते नीचे उतरे 3 दोस्त कबूतर। एक सुबह मैं घूम रहा था अपने घर की छत पर, उड़ते उड़ते नीचे उतरे 3 दोस्त कबूतर। पहला बोला ABCD हमें पढ़ाओ सर। पहला बोला ABCD हमें पढ़ाओ सर। सहमा सहमा दूजा बोला होमवर्क से लगता डर। सहमा सहमा दूजा बोला होमवर्क से लगता डर। लोटपोट में हुआ बात तीसरे की सुनकर। देखिए, गांधी जी के 3 बंदर आपने देखे होंगे, मेरे 3 कबूतर देखिए कि लोटपोट में हुआ बात तीसरे की सुनकर। पहले मुझे मिड डे मील खिलाओ, पहले मैं खाऊंगा कुतर कुतर। मिड डे मील खिलाओ पहले, मैं खाऊंगा कुतर कुतर।
और पास बिठाकर बड़े प्यार से एक बात उनको समझाई। पास बिठाकर बड़े प्यार से एक बात उनको समझाई, दाना पानी रोज मिलेगा, दाना पानी रोज मिलेगा, पर पहले करो पढ़ाई, पर पहले करो पढ़ाई, पर पहले करो पढ़ाई। तो मैं अपने कबूतरों को भी पढ़ा रहा हूं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। अभी बात हुई थी बाल कविताएं लिखने की, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, जहां से शुरुआत हुई मेरे बाल काव्य की, बाल काव्य संसार की। वर्षा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। नहीं, बोलिएगा भाई साहब, बोलिए भाई साहब। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी, अच्छा, ठीक है। आज पटल जो है हमारा कमेंट से भरा हुआ है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि कवि सम्मेलन बहुत रखे जाते हैं, बालकों की तरफ किसी की दृष्टि जाती नहीं है। आज हमारा जो पटल है काव्य वृष्टि फुलवारी बना हुआ है, 2 फूल नन्हे नन्हे हमारे फुलवारी में खिले हुए हैं, तो शायद लोगों में उत्साह है। तो पूजा बंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, तिथि के लिए मैसेज डाली, ब्यूटीफुल मैसेज तिथि। दिविक रमेश जी दयाना और तिथि को बढ़िया रचनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। खमेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहा जी, अंजनी द्विवेदी जी मुंबई से, जो कि कलमकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनका परिचय कराना बीच बीच में इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम इस पटल पर हैं। तो सभी दर्शकों का, श्रोताओं का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करती हूँ। तो सीधे नरेंद्र जी, बीच में इंटरप्ट किया था, पुनः आपसे जुड़ती हूँ, आइएगा जी। धन्यवाद। देखिए, आप दोनों बच्चों से भी मैं अनुरोध करूंगा और आपसे भी अनुरोध करूंगा। आपने कहा कि काव्य की फुलवारी हम लेकर बैठे हैं, काव्य वृष्टि की दृष्टि बाल साहित्य की ओर गई, इसके लिए हम आपके आभारी हैं वर्षा जी। और मैं माली के रूप में और आप इसके संचालक के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं कि मोटू जी का पेट घड़ा सा। किसी मोटे व्यक्ति की कल्पना कीजिए, और ये कविता सुना के मैंने लिखने के बाद में बाल साहित्य की शुरुआत की, और इसके माध्यम से मैं अपने बेटे को भी बड़ा हंसाता था जब वो छोटा था, और वो मुझसे भी लंबा हो रहा है कि मोटू जी का पेट घड़ा सा, गर्दन छोटी सिर बड़ा सा, गाल टमाटर नाक पकोड़ा, कान जलेबी हाथ हथौड़ा। ऐसे व्यक्ति की कल्पना कि गाल टमाटर नाक पकोड़ा, कान जलेबी हाथ हथौड़ा, सारे लड्डू चट कर जाता, रस मलाई रसगुल्ले खाता। सारे लड्डू चट कर जाता, रस मलाई रसगुल्ले खाता, दिन भर करता खूब आराम, कभी नहीं करता है काम। दिन भर करता खूब आराम, कभी नहीं करता है काम। और मोटू जी आलस को छोड़ो, सुबह शाम थोड़ा सा दौड़ो। मोटू जी आलस को छोड़ो, सुबह शाम थोड़ा सा दौड़ो। वर्षा, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि धामपुर में एक वो होते थे मावे वाले जी, जो खोआ बनाते थे, बहुत बहुत मोटे से व्यक्ति थे। जब मैं ये कविता लिख रहा था तो उनका चित्र मेरी आंखों के सामने था। हाँ, बस यही मेरे प्रश्न का उत्तर था कि आप मन में क्या भाव। इसका मतलब है जब आप कविताएं लिखते हैं तो कई बार 80% आपको बालक बनकर सोचना पड़ता है कि कविताएं कैसी बच्चों के मन को भाएंगी। मैं सही हूँ नरेंद्र जी? बिल्कुल ठीक है। एक प्रश्न मैं आपको प्रेषित करती हूँ कि बालकों के लिए लिखना कठिन क्यों है, और क्या क्या कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप बालक के लिए कोई कविता या कहानी रचते हैं? आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है वर्षा जी। बच्चों के लिए लिखना कठिन है, ये बहुत सारे लोग कहते हैं, और है भी वास्तव में सही है कि आसान लिखना कठिन होता है, कठिन लिखना आसान होता है। बच्चों के लिए हमें बिल्कुल आसान भाषा में लिखना होता है, सरल भाषा हो, तुरंत बच्चे समझ जाएं, और उनके मन की जो बलवी है वो खिलखिला के सामने आ जाए। और साथ साथ बच्चों के जो मनोभाव हैं वो कविताओं में, कहानियों में, बाल साहित्य जो भी लिखा जा रहा है उसमें एक सीख के रूप में नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में उभर के आने चाहिए, तब वो बाल कविता कहलाती है। जैसे अभी एक पिछले दिनों एक कविता लिखी मैंने, अपलम चपलम। अच्छा, तो अपलम चपलम कविता मैं अभी आपको सुनाऊंगा। एक थे बाबू अपलम चपलम। मुझे थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, एक सेकंड। आप चाहें तो इसमें किसी बच्चे को ले सकते हैं, मैं ढूंढिएगा। पहले हमारे साथ गिरीश चंद्र जोशी जी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, और दिविक रमेश जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम से बने हुए हैं। नेहा चौहान जयपुर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
बहुत अच्छे अच्छे व्यक्तित्व आज हमारे पटल पर जुड़े हुए हैं। सभी का मैं हृदय से आभार प्रदर्शन करती हूँ। पुष्पा राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सभी महानुभावों का काव्य वृष्टि पटल पर बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ अंत तक पटल से जुड़े रहिए, ऐसी आशा मैं आपसे करती हूँ। और सीधे दयाना के पास आती हूँ। दयाना, पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी कि जब आप कविताएं लिखती हैं तो निश्चित ही आपकी एक अलग छवि विद्यालय में होगी। क्या आपने कुछ ऐसा महसूस किया कि आपके दोस्तों को भी आपको देखकर कुछ प्रेरणा मिली और उन्होंने कविता लिखना चाहा? कुछ ऐसा हुआ, कोई वाकया आपके साथ? ऐसा तो नहीं हुआ है, पर मेरी प्रिंसिपल भी बहुत तारीफ करती हैं, और मेरे दोस्त भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं मेरी हाँ, तो बस यही तो हम कविताओं आपके मुख की। से सुनना चाह रहे थे। एक अलग छवि दयाना ग्रोवर की विद्यालय में है। हमारी दयाना जी बहुत अलग हैं, लोगों के लिए प्रेरणा बने। आपकी कविता सुनने पहले मैं तो आपको यही आशीष देना चाहूंगी कि आपकी लेखनी निरंतर अच्छा लेखन करती रहे और आपके नाना जी जैसी सुंदर और रचनाएं आप लिखती जाएं। तो एक कविता दयाना हमें और सुना दीजिए आप। धन्यवाद जी। मैं इसका शीर्षक है अरे क्या अम्मा बात है। मेरी भोपू बनना। तुमसे तो मैं तुमसे तो मैं सब कह सकती बाहर, लेकिन लगती हिचकी, शर्म बहुत है आती मुझको। मेरी बातें तुम ही कहना, जब धीमे धीमे बोलूं तो। भाई वाह, अम्मा मेरी भोपू बनना। यार बहुत धन्यवाद। बढ़िया। आपकी मम्मी आपकी भोपू बन रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप खुद के भोपू भी बहुत अच्छे बनते जा रहे हो। बहुत बढ़िया सुना रहे हो। हाँ, दयाना, एक रचना और, ये छोटी रचना थी, एक रचना और सुनेंगे हम आपसे अभी। इसका शीर्षक है मैं भी करती सब जी। करते हैं। मैं भी करती सब करते हैं, बहुत बहुत गुरु का सम्मान। खुशी खुशी वह देते जो है हमको शिक्षा का वरदान। गुरु देते हैं हमें प्रेरणा बनने सभी सच्चे इंसान। गुरु देते हैं हमें प्रेरणा बनने को अच्छा इंसान। गुरु महान भी कितने होते, उन्हें कहें हम भगवान। सफल बने हम, सुखी रहे हम, वह क्या बात है, रखते हैं क्या बहुत बात पर बढ़िया, है। यह क्या ध्यान। बात है, बहुत सुंदर बेटा। बहुत सुंदर दयाना। अच्छा, एक चीज है दयाना की क्वालिटी है, मुझे लगता है कि वो बनी रहेगी। इनकी कविताएं 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की होती है, लेकिन उनमें इतना ही गागर में सागर भर देते हैं कि मजा आ जाता है। दयाना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। और आपके लिए प्रमोद चौहान जी आपको बधाई दे रहे हैं बिजनौर से कि दयाना और तिथि बहुत सुंदर आप पढ़ रहे हो। और तिथि के लिए तो यहाँ तक लिखा है कि तिथि, आपकी जो कहानी थी बड़ी प्रेरणास्पद थी, कि बच्चों को प्रेरित करती है कि कविताएं और कहानी और किताबें हमें पढ़नी चाहिए। विमल कुमार गर्ग अति सुंदर लिखते हैं। रीना पंत बहुत सुंदर। नरेंद्र जी आपको शुभकामनाएं दे रही है, रीना पंत जी मुंबई से। जी, और रीना जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। हाँ, और गिरीश चंद्र जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं। और पूर्णिमा उमेश हमारे साथ बेंगलोर से जुड़ी हुई हैं। दीविक रमेश जी तो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आज उनको भी इस पटल पर अपने नातिन को देखकर गर्व की अनुभूति हो रही होगी। तो दयाना, आपको भी बधाई, और आपके नाना जी को और आपके पूरे परिवार को। रीना पंत ने वह दयाना बहुत प्यारी कविता पढ़ी। विजय दीपा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चलिएगा, कार्यक्रम को और गति देते हैं। नरेंद्र जी आपके पास आती हूँ। एक क्वेश्चन जी मेरा धन्य यह है कि हमारे यहाँ एक थोड़ा सा एक वर्षा जी, एक मिनट रोकूंगा मैं आपको। हाँ जी, अभी जो एक कविता मैंने आपको पहले अपलम पढ़ने की चपलम। अनुमति ली थी आपसे, हाँ, अपलम चपलम। हाँ लेकिन जी, आप तीनों बेटियां, भारत माँ की बेटियां इस कार्यक्रम में मेरे साथ हैं। तो जी। एक दो है मुझे याद आ गए हैं आप लोगों को देखकर, अरे कि स्वागत है सर। बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां। बेटा है घर का दीप तो बाती है बेटियां। ताउम्र रिश्ता प्यार का निभाती है बेटियां। और बेटों ने माँ से मुंह मोड़ लिया है। माँ के घर आज भी आती हैं बेटियां। माँ के घर आज भी आती हैं बेटियां। बेटा है घर का दीप तो बाती हैं बेटियां। इन वर्तिकाओं को, इन बेटियों को नमन करते हुए
बाल साहित्य की कविता अपलम चपलम। दोनों बेटियों से अनुरोध है जरा ध्यान से सुने, क्योंकि आप जैसे बच्चे हम जैसे बड़ों के कान काटने की हिम्मत कर सकते हैं। एक थे बाबू अपलम चपलम, अकबक तकबक करते हरदम। क्या बात है। एक थे बाबू अपलम चपलम, अकबक तकबक करते हरदम। बात के नींबू खूब निचोड़े, पल पल अपनी मूछ मरोड़े। बात के नींबू खूब निचोड़े, हरदम अपनी मूछ मरोड़े। सबसे करते टोका टाकी, बात बची ना कोई बाकी। सबसे करते टोका टाकी, बात बची ना कोई बाकी। अपना रुतबा खूब दिखाते, सदा अकड़ते धौंस जमाते। कुछ बच्चों ने ताल मिलाई, अब ये तिथि और दयाना जैसे बच्चे होंगे। कुछ बच्चों ने ताल मिलाई, अपलम चपलम है दुखदाई। इसको सबक सिखाना होगा, दर्पण जरा दिखाना होगा। अपलम जाकर पूछे कई सवाल, जाकर पूछे कई सवाल। अपलम चपलम हाल बेहाल, किसकी मौसी कानी कुतिया। प्रश्न किया बच्चों ने अपलम चपलम से, किसकी मौसी कानी कुतिया, आसमान में कितनी नदियां। बेटे देखिए, आपकी तरफ से 2 प्रश्न मैंने अपलम चपलम से किए हैं बच्चा बनकर, कि किसकी मौसी कानी कुतिया, आसमान में कितनी नदियां। अपलम चपलम कान खुजाए, अपलम चपलम कान खुजाए। उत्तर एक न उसको आए। बोलो बोलो अपलम चाचा, मुंह को खोलो अपलम चाचा। बोलो बोलो अपलम चाचा, मुंह तो खोलो चपलम चाचा। उठ के मुंह में पड़ी नकेल, अपलम चपलम हो गए फेल, अपलम चपलम हो गए फेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने ये कविता पढ़ी। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बच्चों के मुख से ऐसी कविता, बच्चों की यही सोच रहती है कविताओं को पढ़ते हुए। बहुत सुंदर नरेंद्र जी। चलिएगा, दिव्य रमेश जी हमारे साथ लगातार पटल से बने हुए हैं। रीना पंत जी, वाह नरेंद्र जी बहुत सुंदर। और प्रमोद जी भी बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं हमको। और नरेंद्र जी, मेरा एक क्वेश्चन यही था कि हमारे हिंदी साहित्य में बाल साहित्य पर काम कम क्यों हुआ है? यह एक सोचने का विषय है। इस पर आप एक कवि बनकर क्या सोचते हैं, क्या राय है आप? देखिए वर्षा जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि बाल साहित्य पे काम कम तो नहीं हुआ, काम बहुत हुआ है। लेकिन जिसे कहते हैं कि उस काम को ग्लैमराइजेशन नहीं हो पाया, उसको प्रकाश में बहुत ज्यादा नहीं आ पाया। हमारे साथ में गुरुदेव आदरणीय दिव्य रमेश साहब जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपको अभी उनका एक कार्य दिखाना चाहता हूं जी। अभी साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से हाँ जी, प्रतिनिधि बाल कविता संचयन, इसमें पूरे देश से गुरुदेव ने बहुत सारे बाल साहित्यकारों को इकट्ठा करके, भारत सरकार का मंच है साहित्य अकादमी दिल्ली, उससे कम से कम 500 कवियों की कविताएं इस काव्य संग्रह में है। मैं भी इसका हिस्सा हूं। आशीर्वाद है गुरुदेव का हमारे ऊपर। तो काम तो बहुत हो रहा है, बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन उस काम को जो समाज में स्वीकृति और जो एक देखने का नजरिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से श्रम की दुनिया में या फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि जो पुरुष कलाकार है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं, महिला कलाकार को उससे कम मिलते हैं, और जो बाल कलाकार है उसको सबसे कम मिलते हैं। इसी तरह से हम साहित्य की दुनिया में भी देखें तो बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं बाल साहित्य की दुनिया में, लेकिन बाल साहित्य को उतना प्रोत्साहन भारत सरकार की तरफ से या दूसरे मंचों से नहीं मिला। यहां तक कि जो हमारे राज्य हैं, भारत के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, उनमें बाल साहित्य अकादमी होनी चाहिए, लेकिन अभी बाल साहित्य अकादमियां बहुत कम राज्यों में बनी। अभी राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों घोषणा की। परम आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर दिव्य रमेश साहब इस चीज को लगातार मंचों से उठाते रहे हैं, कहते रहे हैं। आपने 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में भी बाल साहित्य को लेकर एक सत्र का संचालन किया था वहां पर, और देश में और देश के बाहर दिव्य रमेश साहब बहुत काम कर रहे हैं बाल साहित्य को लेकर। कहानियां लिखी जा रही हैं, नाटक लिखे जा रहे हैं, लेकिन उनकी चर्चा कम होती है। आपने बाल साहित्य को लेकर आज चर्चा की है, तो इसके लिए बाल साहित्य परिवार की ओर से मैं वर्षा जी आपका आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद नरेंद्र जी। और मैं तो एक, मेरे दिमाग में आपकी बात सुन के आपने एक जो कहा कि इसको ग्लैमराइज नहीं किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है हम मंचों पर
इतने कवियों को बुलाते हैं, ऑनलाइन बुलाते हैं, इतने कवि सम्मेलन किए जाते हैं, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे रीना पंत जी मुंबई में करती हैं, कथा समय चलाती हैं, सिर्फ बच्चों को बुलाती हैं और उनको फोर्सली बोला जाता है कि आपको कहानी सुनानी है स्वरचित। तो इस तरीके से बाल कवि सम्मेलन का हमें शुरुआत अब एक होते थे लेकिन कम होते, एक उसी तरीके लेवल में करने होंगे जो कि एक युवक और युवतियों के लिए किए जाते हैं। तो ऐसा मैं एक संदेश मंच से देना चाहती हूँ। जी वर्षा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने अभी 22 नवंबर को बाल चौपाल का आयोजन अपनी अपनी संस्था हिंदी की गूंज की ओर से किया था। हाँ जी, जी। आपको भी हमने निमंत्रण भेजा था उस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और ये दयाना बिटिया उसमें कविता सुनाई है। और हमारे हिंदी की गूंज परिवार के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रमोद चौहान, हल्द्वार बिजनौर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम को मीडिया में बहुत स्थान दिलाया। बहुत सारे समाचार पत्रों में समाचार छपा, उसमें पूरे देश से लगभग 12 से 15 बच्चों ने कविता पाठ किया, स्वरचित कविता पाठ किया। तो शुरुआत हमने कर दी है, आज आप कर रहे हैं, बढ़ाइए इसको आगे। बाल चौपाल का आयोजन हम लगातार करेंगे, बाल कवियों को बुलाएंगे, कहानीकारों को बुलाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। बस एक कार्यक्रम का आयोजन मैं इसी पटल पर आने वाले समय में अवश्य करूंगी। चलेगा, बहुत सब लोग विराम दिए, अपना मन आप अनम्यूट कर दीजिए और हमारे सामने आप अपनी कविता दीजिए। आपका स्वागत है जी। अब मैं कविता पढ़ने जा रही हूँ, उसका नाम है दुनिया मेरे आगे बढ़ गई। छोटी छोटी उंगली से मैं नन्हे नन्हे फूलों को छूती, नन्हे नन्हे कदमों से मैं तितली के पीछे दौड़ी चलती। थोड़ी थोड़ी बढ़ रही हूँ, बचपन से आगे निकल रही हूँ। कितना बदल गया है जीवन, भाग दौड़ में बीत रहा है। मैं कितना आगे बढ़ गई हूँ, बचपन धीरे धीरे छोड़ आगे निकल गई हूँ। सोचती हूँ एक बार फिर लौट चलूं, बचपन की उंगली पकड़ फिर लौट चलूं। आसमान के तारों को छूकर देखूं, चंदा मामा को बुलाकर देखूं। मैं कितना आगे बढ़ गई हूँ, बचपन धीरे धीरे छोड़ आगे निकल गई हूँ। कितना बदल गया है जीवन, भाग दौड़ में बीत रहा है। मुड़कर पीछे देख रही हूँ, बचपन फिर से ढूंढ रही हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, मन को छू लेने वाली कविता तिथि ने हमारे सामने रखी। तिथि, आपको दयाना को तो अपने नाना जी से प्रेरणा मिली कविता लिखने की, आपको कविताएं और कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, थोड़ा हमें बताइएगा तिथि। बचपन में मैं इंग्लिश में लिखा करती थी, बट 5वीं कक्षा से जब से हमें वो कहानी लेखन आया स्कूल में, तब हमें बहुत सोचना पड़ा। फिर जैसे जैसे हमें स्कूल की एग्जाम वगैरह में लिखना पड़ा, उससे चला कि मैं कहानियां अच्छी लिख सकती हूँ, तो मैंने और लिखा। मैंने रीना मैम ही मेरी तब अध्यापिका थी 5th स्टैंडर्ड में, तो मैंने उनको पढ़ाया, उन्होंने मुझे बुलाया, तब से मैंने लिखना शुरू किया। बिल्कुल। तो हमारे समाज में देविक रमेश अग्रवाल जी, नरेंद्र सिंह निहार और रीना पंत जैसे, ये तो मेरे आसपास के व्यक्तित्व हैं। ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो अपने आसपास के बच्चों को प्रेरित कर सके। रीना पंत जी तिथि की अध्यापिका रह चुकी हैं, उन्हीं से प्रेरणा लेकर तिथि लिखती हैं। और रीना पंत अपने घर में बहुत शानदार आयोजन करती हैं कथा समय का, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका हिस्सा कई बार रह चुकी हूँ। चलेगा नरेंद्र जी। वर्षा जी एक मिनट, मैं माफी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, डॉक्टर देविक रमेश जी अग्रवाल जी नहीं है, शर्मा जी हैं। सॉरी, माफी चाहती हूँ, बिल्कुल माफी चाहती हूँ, उसके लिए मैं हाथ जोड़ के माफी चाहती हूँ। चलेगा, कार्यक्रम को आगे गति देती हूँ। विशाल पालीवाल लिखते हैं, तिथि बेटा पूरे आत्मविश्वास के साथ आपने पढ़ी है, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं आपको प्रेषित कर रहे हैं, आगे बढ़ते जाओ। तिथि प्रमोद चौहान जी लिखते हैं, प्रीतम श्रीवास्तव दोनों दयाना की और तिथि की तारीफ कर रहे हैं। नरेंद्र जी, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में, एक प्रश्न और आता है कि आप ये जो कविताएं और कहानी होती है, बालक के मन का, शारीरिक मन का, दोनों का विकास करती है। इनमें संवेगात्मक विकास कविता में क्या महत्व है? संवेगात्मक विकास,
देखिए, जी हमारे जो संवेग हैं, जैसे हंसी है, गुस्सा है, हैं? प्रेम है, इन कविताओं के माध्यम से इनका विकास कैसे हो, आप यही पूछना चाहते हैं? तो हाँ जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कविता या कहानी बुन रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो हमारा मन पुलक पुलक करता है। और यदि हमें किसी के ऊपर गुस्सा है, तो हम गुस्से को सीधे सीधे ना कहकर प्रतीकों के माध्यम से, चाहे हम तितली के ऊपर भंवरे का गुस्सा करा दें, भंवरे के ऊपर तितली का गुस्सा करा दें, तो इस तरह से हम संवेगों को परिवर्तित करना सीखते हैं बाल साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। और जहां तक कहानी लेखन की बात है, तो हमारे आसपास के जो चरित्र हैं वो हमारी कहानियों का हिस्सा होते हैं। मैं, दोनों बच्चे बैठे हैं, ये तिथि बहुत अच्छी कहानी लिखती है, कहानी पढ़ी बिटिया ने। एक दिन मैं अपनी छत के ऊपर बैठा था और एक छोटी सी चिड़िया होती है, हरे कलर की, ग्रीन कलर की, मैं उसको फुदकू कहता हूं। वो सुबह 6:30 बजे के आसपास का समय था, मेरी छत पर आई और जितने भी गमले मेरी छत पर रखे हैं, 30-35 गमले रखे हैं, मैंने उसे देखा कि वो 4-5 गमलों में गई, चींची किया उसने। तो मुझे ऐसा लगा जैसे हर गमले को ये गुड मॉर्निंग बोल रही है, हर पौधे के साथ गुड मॉर्निंग कह रही है, और उसने सबको गुड मॉर्निंग कहा और उसके बाद वो वहां से उड़ गई। अब देखिए, यहीं से एक कहानी का प्लॉट मुझे मिला। मैं अपने बच्चों से मिला और मैंने कहा, भाई आज मुझे एक कहानी मिल गई है। बोले, कहाँ मिल गई? मैंने कहा, एक फुदकू आया था और उसने गुड मॉर्निंग बोला सारे पेड़ों को। तो बच्चे कहने लगे, पापा इसमें कौन सी कहानी हो गई? मैंने कहा, बेटे इसके बाद हम इसमें अपनी कल्पना के रंग भरेंगे। अब मैंने एक बगीचे का चित्र बनाया, फुदकू आया, कहानी का नाम फुदकू है, बाल भारती में छपी है ये, जो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग की पत्रिका है। वो फुदकू सबको गुड मॉर्निंग बोल के चला गया। एक दिन ऐसा हुआ जब वो गुड मॉर्निंग बोलने के लिए नहीं आया तो मेरा उपवन सोया रह गया। फिर एक खरगोश उस बगीचे में आया, उसने कहा, भाई आप लोग जगे नहीं अभी? कह रहे, हमारा दोस्त फुदकू तो आया ही नहीं, हम जगे कहां से, रोज हमें जगाता है। तो उसने कहा, भाई आज आएगा भी नहीं। बोले, क्या हुआ? कि उसकी तबीयत खराब है। तभी पेड़ों ने कुछ फल गिरा दिए, तुलसी के पत्ते लेके आया, बेर लेके आया, और उसने फुदकू को कहा, तब तक वो फुदकू चिड़िया नीचे अपने पेड़ के नीचे घूम रही थी, कि आज तुम गए नहीं फुदकू इधर उधर उड़ने? कि भाई मेरी तबीयत खराब है, लो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। और वो ठीक हो जाता है, अगले दिन जाके फिर बगीचे में जाता है, गुड मॉर्निंग करता है, सारा बगीचा उठ जाता है, हंसी खुशी बगीचे में लौट के आ जाती है। तो इस तरह से छोटी छोटी संवेदनाएं हैं। देखिए, मिलजुल के हम समाज में कैसे रहें। ये छोटे छोटे पक्षी, पेड़ पौधे, पशु, ये सब हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं, बस हमारी संवेदना जागृत होनी चाहिए। अब देखिए, दिल्ली का जो राष्ट्रीय पक्षी है गौरैया, तो 2012 में गौरैया को दिल्ली का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। और क्यों किया गया आप भी जानते हैं, कि दिल्ली में गौरैया की संख्या बहुत कम है, एक दुर्लभ प्राणी में शामिल हो गया। तब मैंने 2 कविताएं लिखी थी, एक गौरैया के गुम होने पे और एक गौरैया के वापस लौट कर आने पे। आपकी इजाजत हो तो मैं दोनों सुना देता हूं इस कार्यक्रम में। बिल्कुल स्वागत है सर, आपका स्वागत है। तो जब दयाना दिल्ली से गौरैया बहुत कम हो गई तो मैंने लिखा, गई कहां तू गौरैया ढूंढ रही तेरी मैया, गई कहां तू गौरैया ढूंढ रही तेरी मैया, सुबह सवेरे दाना चुगने ना जाने किस ओर उड़ी, संगी साथी ढूंढ रहे हैं वन उपवन में गली गली, तेरी चिंता में बाबा गुमसुम तू करती ताता थैया, तेरी चिंता में बाबा गुमसुम तू करती ताता थैया, पर्वत पर्वत घाटी घाटी ढूंढा तुमको खाई में, पर्वत पर्वत घाटी घाटी ढूंढा तुमको खाई में, तेरा पता मिला नहीं बागों की अमराई में, तेरा क्या पता बात। मिला नहीं बागों की अमराई में, थक हार कर हम बैठे ओ मेरी भूल भुलैया, थक हार कर हम बैठे ओ मेरी भूल भुलैया, गई कहां तू गौरैया। घर आंगन के सभी घोंसले खाली खाली दिखते हैं, घर आंगन के सभी घोंसले खाली खाली दिखते हैं, बाबूजी नित चुग्गा लेकर तेरा रास्ता तकते हैं, अम्मा पूछ रही कोयल से, देखिए कि अम्मा पूछ रही कोयल से, मिली तुझे क्या सोन चिड़ैया, गई कहां तू गौरैया, गई कहां तू गौरैया, तेरी चींची सुने बिना दिन महीने बीत गए, तेरी चींची सुने बिना दिन महीने बीत गए,
क्यों रूठी हो प्यारी बुलबुल, मौसम कितने रीत गए, तेरी चींची सुने बिना दिन महीने बीत गए, क्यों रूठी हो प्यारी बुलबुल, मौसम कितने रीत गए, छोड़ो गुस्सा। वर्षा देखिए कि छोड़ो हाँ। गुस्सा, मान भी जाओ, छोड़ो गुस्सा मान भी जाओ, लौट के आओ गौरैया, गई कहाँ तू गौरैया, गई कहाँ तू गौरैया। बहुत और सुंदर, देखिए बहुत जी। गौरैया ने हम दिल्ली वालों की बात सुनी हाँ और हाँ, एक दो वर्ष बाद दिल्ली में गौरैया देखी गई। क्या बात है, तब क्या मैंने बात है। तब मैंने कविता लिखी, लौट के आई गौरैया। हाँ, तो उसको भी आपके सामने रख देता हूं कि चुपके स्वागत है। चुपके हौले हौले आंगन में फिर आई चिड़िया, चुपके चुपके हौले हौले आंगन में फिर आई चिड़िया, चहक उठा सूना आंगन, ढेरों खुशियां लाई चिड़िया, ढेरों खुशियां लाई चिड़िया, छोटे छोटे से दो बच्चे फुदक फुदक कर आए, अकेले नहीं आई है, दो बच्चे भी हाँ साथ हाँ, में लेके आई है, क्या बात, कि क्या बात है। छोटे छोटे से दो बच्चे फुदक फुदक कर आए, लाल चोंच को खोले बोले कुछ घबराए कुछ शर्माए। देखिए कि छोटे छोटे से दो बच्चे फुदक फुदक कर आए, लाल चोंच को खोले बोले कुछ घबराए कुछ शर्माए, और दाना चुगकर चिड़िया रानी बच्चों के मुंह में डाले। क्या बात है, छोटे क्या छोटे बात है। बच्चे, चित्र देखिए आप कि दाने चुगकर चिड़िया रानी बच्चों के मुंह में डाले, बीच बीच में एक दो दाने खुशी खुशी से खुद खा ले, तीनों क्या बात, मिलकर चींची करते, तीनों मिलकर चींची करते, फुर से फिर उड़ जाते, और चुन्नू मुन्नू देख रहे हैं उनको आते जाते, चुन्नू क्या मुन्नू बात है, देख रहे क्या हैं बात। उनको आते जाते। आपकी कल्पना को मैं प्रणाम करती हूँ। और मुझे तो आज नरेंद्र जी ऐसा लग रहा है कि मैंने आज बाल साहित्य का एक पूरा हमारे मंच पर स्कूल खुल गया है और बहुत अच्छी बातें बाल साहित्य को लेकर आप बता रहे हैं। और दयाना और तिथि ने तो इसमें चार चांद लगा दिए हैं। और वर्षा महेश, डॉक्टर वर्षा महेश हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। उनको बहुत मजा आ रहा है आपकी कविताएं सुनने में। गौरैया कविता उन्होंने आपकी पूरी सुनी है। प्रीतम श्रावस्ती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद चौहान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नेहा जी, अमित सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और विजेंद्र जी भी हमारे साथ पटल पर जुड़े हुए हैं। और दिविक रमेश जी तो हमारे पास साथ लगातार बने हुए हैं। चलेगा, कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। और मैं फिर पुनः एक बार दयाना के पास जाऊंगी कि दयाना, आप कहानी लेखन और पढ़ाई इन सबको कैसे मैनेज करती हैं, लिखने के लिए समय कैसे निकालती हैं? अच्छा प्रश्न बस। जी जी, जब भी मुझे कोई खाली समय मिलता है तो मैं उसमें कोशिश करती हूँ कि मैं लिख दूँ, तो ऐसे ही। तो बस उसी खाली समय में लिखी गई एक कविता हमारे सामने आप सुना दीजिए। स्वागत है आपका। इसका शीर्षक है कोरोना कैसी महामारी। ओह, घर में वाह, कैद हुए हम सारे, फैली यह बीमारी, स्कूल भी हम तो जा ना पाए, हाय यह महामारी। कभी ना घर से बाहर जाएं, कभी ना हाथ मिलाएं, मास्क लगाकर रखे सदा, तो कोरोना क्यों आए। कहर क्या बड़ा वाह, है फैला इसका, पर हिम्मत क्यों हारी, दूर दूर से मिलजुल कर हम बाजी पूरी मार। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश, जी। बहुत सुंदर आप लिखा आपने। सॉरी दयाना, आप तो एक कविता और सुनाइएगा साथ में। एक कविता और, स्वागत है आपका। जी, इसका शीर्षक है खुशियों की बौछार है होली। रंगों का त्योहार है होली, हाँ से खुशियों की होली, बौछार है होली। लाल गुलाबी पीले देखो, रंग सभी रंगीले देखो। कुछ बहुत खा सुंदर। गुजिया पी पी भंग, हंस हंस डाले रंगम रंग। कुछ पिचकारी भरकर लाते और प्यार से उसे चला, प्यारे रंग भरी पिचकारी, रंगी स्नेह से दुनिया सारी। जात न बोली जाने होली, खूब मुबारक सबको होली। धन्यवाद। भाई वाह, बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बहुत शुभकामनाएं क्या दयाना बात है। आपको। निर्मला जोशी जी तारीफ कर रही हैं आपकी। विशाल कुमार चौहान जयपुर से लिखते हैं बहुत उत्तम। अर्चना चौहान दिल्ली से आपकी तारीफ कर रही हैं। और प्रवीण शर्मा लिख रहे हैं दयाना बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको प्रेषित करते हैं। भाई दयाना, आपकी जो कोरोना वाली कविता है और ये होली वाली कविता है, नरेंद्र जी, इनकी कविता सुनकर एक चीज तो समझ में आती है, यदि हमारे बच्चे कविताएं और कहानी लिखते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे संस्कारों और परंपराओं से भी जुड़ते हैं। इन्होंने होली का चित्रण अपनी शब्दों से कितना सुंदर दयाना ने किया है। यह एक विषय है कि लिखना और पढ़ना कितना आवश्यक है। बहुत बहुत शुभकामनाएं दयाना जी आपको। और दिशा शर्मा ग्रोवर
बहुत सुंदर रचनाएं लिखकर आपको शुभकामनाएं प्रेषित कर रही हैं। चलिएगा, कार्यक्रम को आगे गति देते हैं। नरेंद्र जी, पुनः एक प्रश्न आपके सामने रखती हूँ मैं कि जी, स्वागत। जिस समय हम कविताएं लिखते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, तो हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना पड़ता है, और उसमें जी, कुछ शब्द जो क्लिष्ट हिंदी भाषा के होते हैं वो होते हैं, और ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारे आंचलिक होते हैं, देशज भाषा होते हैं, लोक शब्द होते हैं। तो हम बच्चों के लिए आंचलिक शब्दों का कितना महत्व है, उस पर आप प्रकाश डालिए। और इस प्रश्न के उत्तर के बाद मैं जाऊंगी तिथि के पास। सर, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद वर्षा जी। देखिए, बाल कविताओं में ध्वनि तत्व का होना आवश्यक माना जाता है। जी, जैसे अकबक तकबक आपने देखा भी, हाँ, हालांकि इन शब्दों के कोई अर्थ नहीं है, लेकिन एक ध्वनि पैदा करते हैं, एक संगीत बाल कविताओं में उभर के आता है। और आपने जहां तक बात की आंचलिक शब्दों की, देशज शब्दों की, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आंचलिक शब्द, देशज शब्द ये एक तरह से आउटडेटेड चीजें हैं। भाषा में इनके लिए स्थान नहीं है, स्थान नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जब खड़ी बोली, गद्य की खड़ी बोली कविताओं की बात आती है तो उसमें देशज शब्दों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जहां तक बाल साहित्य की बात है, बच्चों की कविताओं की बात है, तो बच्चों के शब्दकोश को बढ़ाने के लिए और माटी की खुशबू को महकाने के लिए यदि हम उसमें कुछ ये शब्द रख देते हैं तो उसमें बुराई में कोई नहीं मानता। उससे तो हमारी कविता और निखर जाएगी, उसकी खुशबू उस अंचल विशेष में फैल जाएगी। और आपको बताऊं कि कई, जैसे मैं स्मरण करना चाहूंगा, उनका शताब्दी वर्ष भी चल रहा है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का। उनके बड़ों के लिए उन्होंने लिखा है, और उनके हर उपन्यास में, हर कहानी में आंचलिकता की सौंधी खुशबू आती है। तो ये भाषा का जो सौंधापन है, ये हमें आंचलिक शब्दों में ही आ सकता है, देशज शब्दों में ही आ सकता है। आप कहें तो एक छोटी सी कविता मैं प्रस्तुत कर देता हूँ। स्वागत है सर। क्योंकि हमारी दोनों बिटिया ये डांस में भी रुचि रखती होंगी। तिथि सीख रही है। नहीं, दयाना भी गर्दन हिला रही है, ये भी डांस में रुचि रखती है। देखिए, संगीत, कला और साहित्य, ये त्रिवेणी कहा जाता है। तो इस त्रिवेणी में कलाकार लोग अवगाहन करते हैं। यदि कोरोना काल में बिल्ली मौसी बेरोजगार हो जाए तो क्या करना चाहेगी, एक कविता इसी संदर्भ में आपके सामने रखता हूं कि बिल्ली मौसी ढूंढ रही थी बहुत दिनों से काम, बिल्ली मौसी ढूंढ रही थी बहुत दिनों से काम, खाली बैठे कैसे कटती उसकी सुबह शाम। बिल्ली मौसी ढूंढ रही थी बड़े दिनों से काम, खाली बैठे कैसे कटती उसकी सुबह शाम, लगी सोचने जंगल में डांस स्कूल बनाऊंगी, लगी सोचने जंगल में डांस स्कूल बनाऊंगी, बच्चे करेंगे ताता थैया सबको खूब नचाऊंगी। अब देखिए, जब मैं कविता लिख रहा था तो परम आदरणीय सरोज खान जी का चेहरा मेरे आंखों के सामने था। लगी सोचने जंगल में डांस स्कूल बनाऊंगी, बच्चे करेंगे ताता थैया सबको खूब नचाऊंगी, कि जंगल जंगल बांटे पर्चे नए स्कूल के अपने, जंगल जंगल बांटे पर्चे नए स्कूल के अपने, नाच गाने की नई पढ़ाई लग गए सारे हंसने। तो भाई, ये भी कोई स्कूल होता है? नाच गाने की नई पढ़ाई लग गए सारे हंसने, पर बिल्ली हिम्मत ना हारी तबला लेकर बैठ गई। अब देखिए, आपको लगेगा संगीत की कि पर बिल्ली हिम्मत ना हारी तबला लेकर बैठ गई, कोयल बत्तख और गिलहरी ठुमक ठुमक कर ऐठ गई, कोयल बत्तख और गिलहरी ठुमक ठुमक कर ऐठ गई, धीरे धीरे चल निकला मौसी का स्कूल, धीरे धीरे चल निकला मौसी का स्कूल, बंदर भालू गीदड़ लोमड़ नाच उड़ाते धूल, नाच उड़ाते धूल, नाच उड़ाते धूल। धन्यवाद। बहुत सुंदर। हमें भी नरेंद्र जी आपकी कविता सुनकर ऐसा लग रहा था कि बिल्ली मौसी के स्कूल में भी हमें भी एडमिशन ले लेना चाहिए। बहुत सुंदर कविता। बस यही चीजें जो बाल मन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, जब इस तरीके की कविताएं उनको सुनाते हैं तो उनका मन कहानी को पढ़ने और कविताओं को पढ़ने होता है। अच्छा वर्षा, 1 मिनट में चाहूंगा कि आप इन बच्चों से इस कविता के बारे में कि भाई ये डांस स्कूल जो है आपको कैसी लगी, थोड़ा इनके भी एक्सप्रेशन हम जान लें कि इनको कुछ अच्छी लगी है नहीं लगी है। चलो हम तिथि से पूछ लेते, तिथि के पास हम जाते हैं। तिथि, चलो ये बताइएगा कि आपको नरेंद्र जी की ये कविता जो भी इन्होंने बिल्ली मौसी की डांस क्लास चला दी, ये आपका इसमें क्या है, आप कुछ इस पे कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी?
तिथि अपना माइक जो है आप, हाँ, अनम्यूट कीजिएगा तिथि। मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कुछ अलग था वो। जी, आवाज आ रही है? हाँ, आ रहा बहुत, बेटा। हाँ, अच्छी लगी, बहुत अलग थी, मैंने सुनी नहीं है पहले ऐसी क्या कविता। अच्छा, बात है, पहले क्या नहीं बात है। सुने। हमारा लिखना सार्थक हो गया बेटा। आपने नहीं सुनी है तो। बिल्कुल, ये दयाना भी तिथि कुछ के जो, कहना चाह रही है, स्माइली उसकी बता रही है कि कुछ डांस स्कूल में। हाँ, तो दयाना आपका क्या अंकल, ये आपको नरेंद्र जी की कविता कैसी लगी? जी, मुझे बहुत पसंद आई ये कविता, और उसके डांस स्कूल में जाकर तो बहुत ही मैं भी मजा क्या वहीं आया। पर बात है, थी, आपका भी डांस वहां करने पर का मैं मन ही थी, दयाना वहां पर अकेली नहीं थी और तिथि अकेली नहीं थी, मैं भी वहां पर डांस सीख रही थी मिल्ली मौसी से। बिल्कुल तबले पे वो जो ताता थैया बच्चे कर रहे थे, मैं उनके साथ थी। और डॉक्टर वर्षा महेश लिखती भी, हमें तो फिर से बचपन याद आ गया। चलेगा, आज ये हमने जो आयोजन किया है नरेंद्र जी, हमारा सार्थक हो गया है कि हमने बाल साहित्य पे चर्चा की। यदि एक बच्चा भी कहानी लिखने के लिए प्रेरित हो जाता है तो हमारा ये आयोजन सफल हो जाता है। तिथि, जी आप हमें अपनी एक रचना और सुनाइएगा, स्वागत है आपका तिथि। जी, अब मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहती हूँ स्वागत। जिसका शीर्षक है रात। आप सब जानते हैं रात क्या होती है, किंतु एक लड़की थी, अक्षरा। बेचारी अंधेरे से बहुत डरती थी, इसलिए उसकी माँ उसे 6:30 बजे ही सुला देती थी। काम करने में अत्यंत फुर्तीली थी, पर जैसे ही अंधेरा होता, उसकी सिट्टी-पिट्टी गुम हो जाती थी। अपने भाई के साथ खेलती तो खेल बीच में ही छोड़कर चली जाती थी। टीवी देखते-देखते बीच में ही उठकर सोने चली जाती थी। रात मानो उसकी दुश्मन बन चुकी थी। वह रात का खाना भी कुछ 6 बजे ही खा लेती थी। उसके लिए रात एक राज जैसी थी। माँ, रात क्यों होती है? उस समय आप क्या करते हैं? बहुत बार अक्षरा पूछती थी यह प्रश्न अपनी माँ को। उसकी माँ कहती, एक रात आएगी जब तुम इन प्रश्नों का उत्तर दोगी। आज उसका जन्मदिन था। उसके सारे दोस्त उसके घर पर आए थे। मौज शोरगुल्ला मचाने के बाद अक्षरा ने स्वादिष्ट पकवान बनाए थे, जैसे पिज्जा, गार्लिक ब्रेड तथा कस्टर्ड। मुंह में पानी भर आया। खाना खाने के बाद सबके माता-पिता ने उन्हें घर ले जाने आ गए। सब 6:30 बजे तक घर चले गए। अक्षरा को नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार उसका जन्मदिन था। वह सोना नहीं चाहती थी। वह अपने तोहफे खोलने बैठ गई। 7:30 बज गए थे। वह नहीं सोई। अचानक उसने अपनी माँ को देखा। वह कुर्सी पर बैठकर रो रही थी। अक्षरा ने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? बताएं। माँ ने कहा, बेटा, मैं रो नहीं रही हूँ। यह खुशी के आंसू हैं। तुम अब अंधेरे से नहीं डर रही। हाँ माँ, मैं अभी खिड़की के बाहर देख रही थी। वह चांद, तारे तथा गुमसुम सा वातावरण ही मेरे मन को आकर छू गया। अक्षरा ने कहा। माँ कहने लगी, देखो बेटा, यह जो शब्द तुमने कहे हैं, यह ही होती है। अक्षरा और उसकी माँ अब हर रात उनके बिस्तर पर साथ में चैन से सोते हैं। अक्षरा का अब अंधेरे का डर भी चला गया। वह रात को अब हर दिन उस चांदनी रात को याद करती है जिसने उसका डर भगा दिया था। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, ऐसे कुछ असंभव नहीं, हम जो सोचेंगे वही होगा। जैसे अक्षरा ने अपने अंधेरे का डर को समाप्त किया, वैसे ही आप भी निडर रहें। धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। नरेंद्र जी, आप तो एक बाल साहित्यकार हैं। भाई, अब तिथि की इस कहानी पर थोड़ा-सा विचार हो जाए, क्या आपकी राय है इस विचार पर? अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए नरेंद्र जी। तिथि ने रात का डर अक्सर करके बहुत सारे बच्चों को सताता है, भूत का डर और रात का डर। और रात में भूत ज्यादा नजर आता है, तो उस डर को अपनी इस कहानी के माध्यम से तिथि ने छूमंतर कर दिया है।
अब बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है, उनको हिम्मती और आत्मविश्वासी होना चाहिए। और इसके लिए तिथि को बधाई तो बनती है भाई, बहुत बहुत बधाई। हमारे साथ में विजेंद्र जैमिनी साहब पानीपत से जुड़े हुए हैं कार्यक्रम में, हम उनका हाँ बहुत जी। स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। कल मेरी बात हुई थी भाई साहब से, ये हिंदी कविता और हिंदी साहित्य को आगे ले जाने का बहुत पुनीत पावन काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विजेंद्र जैमिनी जी। और दिव्यक रमेश तिथि आपके लिए लिखते हैं, अच्छी कहानी, अक्षरा का डर चला गया, हाँ सीख, अलग से मत बताओ, पाठकों को समझ दो। बिल्कुल सही बात है, ये सीखने का हमारा एक समय है, हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। और विशाल कुमार चौहान जयपुर से लिखते हैं कि इट शुड बी वीकली, इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन वीकली होना चाहिए, कुछ नॉन जजमेंटल सुनने को मिलता है, बच्चों की बातें हैं, सब बहुत मजा इस कार्यक्रम में आ रहा है। दिशा ग्रोवर वहां तिथि आपकी तारीफ कर रही हैं, अर्चना चौहान आपके लिए बहुत सुंदर इमोजी बनाकर भेज रही हैं तिथि। तो दयाना और तिथि आपने इस कार्यक्रम में आज 4 चांद लगा दिए हैं। एक तरीके से अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर हैं। नरेंद्र जी, सीधा प्रश्न आपसे मेरा यही है कि आप समाज को क्या संदेश देंगे कि हमें बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, कि जो परिवार के बड़े हैं, बच्चों में किस तरीके से कहानी और कविता के प्रति अपने बच्चों में रुचि को उत्पन्न करें, हमें एक कुछ बताइएगा। देखिए, ये प्रश्न आपने केवल अपना ही प्रश्न नहीं किया, ये इस समय एक ग्लोबल प्रश्न है जी। ये हमारे दो प्यारे बच्चे हमारे साथ बैठे हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता ही कहाँ है। मैं खुद भी शिक्षक हूं। आजकल के बच्चे मोबाइल, गैजेट्स, इन चीजों में लगे रहते हैं। मैं एक अभिभावक के रूप में सभी अभिभावकों से कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को घर से बाहर ले जाइए। जी। आप इनको प्रकृति के सानिध्य में जितना ले जाएंगे, घर से थोड़ा दूर, गैजेट से थोड़ा दूर हटके बच्चे जाएंगे, तो कुछ ना कुछ इनका मन प्रकृति की ओर जाएगा, पढ़ाई की ओर जाएगा और कुछ अच्छे लोगों से मिलने जुलने का। मेरे सामने 2 छोटी छोटी कविताएं रखी हैं। एक तो संवाद की बात है। आजकल क्या है वर्षा जी कि घर में 5 लोग हैं तो 5 के हाथ में अलग अलग मोबाइल है, लैपटॉप है, सब अपनी दुनिया में खोए हैं, आभासी दुनिया में है। जो हमारी वास्तविक दुनिया है उसको हम छोड़ रहे हैं। तब मैं कहता हूं, अब आपने संवाद की आज एक खिड़की खोली है, बातचीत होनी चाहिए। परिवार में भी संवाद नहीं होता है, और हमें बच्चों के जो ऑब्जर्वेशन स्किल है, जो उनको इधर उधर से देखकर जो ज्ञान मिलता है, उस पर हम परिचर्चा करें कि बेटे आपने ये देखा, बताओ इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उससे क्या है कि बच्चों की कल्पना भी विकसित होगी, निर्णय लेने की क्षमता का भी विकास होगा। तब मैं कहता हूं कि बातें करें मिलकर सभी सद्भाव की, प्यार की, सौहार्द की, आह्लाद की, और बंद है मिलने के पट तो क्या हुआ, खिड़कियां खुलती रहे संवाद की, खिड़कियां खुलती रहे संवाद की। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। एक खिड़की आज आपने संवाद की खिड़की आपने खोली है। तो मैं बच्चों से, 2 बच्चे हमारे सामने हैं और इनके माध्यम से प्रतिनिधि हैं ये हमारे देश के बच्चों के, तो इनसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि धरती का एक संगीत होता है। वर्षा, आपके लिए भी मैं मैसेज देना चाहता हूं कि धरती का एक संगीत होता है, उसे सुनने की कोशिश हमें करनी चाहिए। एक कविता के माध्यम से मैं कहता हूं कि टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल से चिपके रहना ठीक नहीं। टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल से चिपके रहना ठीक नहीं, शोर शराबे की दुनिया में अटके रहना ठीक नहीं। शोर शराबे की दुनिया में अटके रहना ठीक नहीं। घर के बाहर निकल के देखो पेड़ों की हरियाली को। घर के बाहर निकल के देखो पेड़ों की हरियाली को। मंद पवन के झोंकों से हिलती डुलती डाली को, और भूल जाओगे सुध बुध अपनी सुन कोयल की मीठी तान। भूल जाओगे सुध बुध अपनी सुन कोयल की मीठी तान। रंग बिरंगी तितली भरती खिलते फूलों में मुस्कान। रंग बिरंगी तितली भरती खिलते फूलों में मुस्कान। भंवरों की गुंजार सुनो तो। दयाना, आपने भंवरों की गुंजार सुनी है बेटा कभी? भंवरों की गुंजार सुनी है? गुनगुन गुनगुन। हाँ, कि भंवरों की गुंजार सुनो तो मन पुलकित हो जाएगा, और रिमझिम वर्षा की बूंदों में पपिहा पीपी गाएगा। वर्षा की कविता आपने भी सुनाई थी, वर्षा हमारे सामने भी बैठी है, कि भंवरों की गुंजार सुनी तो मन पुलकित हो जाएगा, रिमझिम वर्षा की बूंदों में पपिहा पीपी गाएगा। प्यारे बच्चों खुद को जानो,
धरती का संगीत सुनो। जब हम धरती का संगीत सुनते हैं तो खुद से भी हमारा साक्षात्कार होता है, अपने से बातें करने का अवसर मिलता है। घर वालों से बातें कर लो, सोच समझकर मित्र चुनो। मित्र का चयन सोच समझकर होना चाहिए। प्यारे बच्चों, खुद को जानो, धरती का संगीत सुनो और घर वालों से बातें कर लो, सोच समझकर मित्र चुनो, सोच समझकर मित्र चुनो। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही एक सुंदर संदेश आपकी कविता में छुपा हुआ था। एक दोहा मैं भी आपको समर्पित करती हूँ। ये जो गैजेट की दुनिया चल रही है, मोबाइल पे खेले बच्चे और जवान, जी, स्वागत। मोबाइल पे खेले बच्चे और जवान, बड़ा अपना रो रहे सूने से मैदान। हाँ, सूने से मैदान। चलेगा, कार्यक्रम का बिल्कुल समापन हम आज दयाना से कराना चाहेंगे। दयाना, एक कविता आप हमारे सामने रख दीजिए, उसके बाद हम अपना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। दयाना। इसका शीर्षक है सज धज कर दिवाली आई। सज धज कर दिवाली आई, आओ मिलकर इसे मनाए, भेदभाव हम रखे न कोई, एक दूजे को गले लगाए। प्रियजनों के घर जाएंगे, खूब मजे से संग खाएंगे, जगमग जगमग घर को करके खूब रोशनी फैलाएंगे। दोस्त हमारे घर आएंगे, नए खिलौने हम पाएंगे, दिवाली पर मिलकर सारे नाचे झूमे और गाएंगे। धन्यवाद भाई, वाह वाह, असर हो गया डांस स्कूल का। डांस स्कूल का असर हो गया। नहीं, बहुत सुंदर तिथि। आप भी कुछ सुनाना चाहेंगी एक कविता? नहीं, ठीक है, चलेगा। मेरी कहानियां ज्यादा है मेरे पास। आप लिखते रहिएगा, बहुत सुंदर आप लिखती हैं। अगली बार एक कार्यक्रम और रखेंगे, उसमें हम तिथि की ही कहानियां सुनेंगे। नरेंद्र जी, आप इस पटल पर आए और इतनी शानदार जानकारियां आपने हमें उपलब्ध कराई, और कितना बड़ा बाल साहित्यकार आज काव्य वृष्टि के पटल पर उपस्थित है। हम गौरवान्वित आपकी उपस्थिति से हैं। दयाना और तिथि मुंबई से, दयाना नोएडा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप कविताएं लिखती रहें, ऐसी शुभकामनाएं काव्य वृष्टि पटल आपको प्रेषित करता है। और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ अपने दर्शकों से, श्रोताओं से। पुनः एक बार नरेंद्र जी, जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम लेना आवश्यक है। विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आप बता रहे हैं आपके मित्र हैं। संतोष श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिव्य रमेश जी तो लगातार बने हुए हैं। प्रमोद चौहान जी लगातार बने हुए हैं। और सभी को, दिशा शर्मा ग्रोवर हमारे साथ बनी हुई है। सभी को इस पटल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और शुभ रात्रि। धन्यवाद जी। वर्षा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। हिंदी गूंज परिवार का विशेष रूप से आभार कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आगे फिर किसी कार्यक्रम में जुड़ेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी।